नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 6 दिन पहले तक लोगों की और गाड़ियों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले कीव और खार्किव की ओर जाने वाली सड़कें अब टैंकों और रूसी सैनिकों से भरी नजर आ रही हैं। आलम यह है कि बेलारूस बॉर्डर हो या फिर रूसी बॉर्डर, दोनों तरफ से कीव तक सिर्फ और सिर्फ रूसी सैनिक ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो मिसाइलें गूंज रही हैं तो कहीं टैंकों का शोर है। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहमे हुए हैं। कब कोई मिसाइल उनके ऊपर आकर गिर जाए और कभी कोई गोला आकर उनके घर को तबाह कर जाए, ये सोचकर लोग डर से भरे हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का मंगलवार 1 मार्च को छठा दिन है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है और रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक एकदम ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। बेलारूस में सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही है और इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायड की तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 84 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हुई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं। भारत समेत 13 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि सभी भारतीय आज ही यूक्रेन की राजधानी को छोड़कर बाहर आ जाए। वो कीव से निकलने के लिए ट्रेन, बस या किसी भी चीज का सहारा लें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा में अब वायुसेना भी मदद करेगी। वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। और यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का उद्देश्य राष्ट्रपति को यूक्रेन संकट से संबंधित सभी मुद्दों की जानकारी देना था। छठवें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और ऐसे में जो वहां लोग फंसे हुए हैं, कितना ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए, हर कोई इस चीज से वाकिफ है। तबाही का ये मंजर कब जाकर शांत होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि बीते कल जो बातचीत से उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है अब युद्ध खत्म हो जाए, वो बातचीत भी बेनतीजा रही है। क्या कुछ खास रहेगा, कितने सवाल हैं, उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका जनतंत्र टीवी पर। और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, बीते कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि ये जो बातचीत होने जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच, बेलारूस में ये बातचीत होने जा रही थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली है। अब नतीजा ये है कि एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। अब वायुसेना की भी मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन ये तबाही का मंजर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहिए? देखिए, मैंने कल भी कहने का प्रयास किया था कि बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इससे किसी पॉजिटिव नतीजे के निकलने की संभावनाएं बहुत क्षीण है और वही हुई। अब आप देखिए कि आप अगर दुनिया के जो बाकी लोग, बाकी देश हैं, उनका रवैया देखेंगे, कभी कोई स्टेटमेंट आपने पिछले 24 घंटे में किसी भी बड़े देश से सुना है कि मैं युद्ध को रुकवाने के लिए ये करूंगा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से आपने सुना है कि मैं युद्ध को रुकवाने के लिए ये करूंगा? हर आदमी ये कह रहा है कि मैं उसकी मदद करूंगा, यूक्रेन को मैं एंटी टैंक मिसाइल दूंगा, एयरक्राफ्ट दूंगा, ये करूंगा वो। तो ये तमाम बातें हैं, आपको समझना चाहिए कि अभी एक परिस्थिति युद्ध की ऐसी आ गई है कि ये युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जो ग्राउंड पर सोल्जर है सिर्फ वही जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना है। आज पुतिन साहब अगर कुछ कहेंगे कि यार ये मत करो, वो मत करो, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। अब जब ये युद्ध इस परिस्थिति में आ गया है, इस भीषण अवस्था में आ गया है, फ्री फॉर ऑल हो गया है, तो अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय का, लोगों का सिर्फ एकमात्र काम यह होना चाहिए कि किस प्रकार से इस युद्ध को रोका जाए, ना कि इसमें आग में घी डालने का प्रयास करें। अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि कल लेविन्स्की ये जो अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख दिया कि मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता हूं। जो तमाम वजह है रशिया के हमले की, उसमें एक वजह इंपॉर्टेंट यह है कि किसी तरह से ये यूरोपियन यूनियन में या नाटो में शामिल ना हो।
अगर आपको करना भी है तो समय का वेट करें। चाहिए कि दोनों प्रयास करना चाहिए कि दोनों लीडरों से बात की जाए और किस प्रकार से इस युद्ध को रोका जा सके, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं आपको ग्राउंड की रियलिटी बताने की कोशिश करता हूं। ग्राउंड पे जब इस प्रकार की लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में 2-3 फेजेस में लड़ाई हुआ करती है कि आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मेन फाइनल ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पहले आप आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि आप उसमें अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर देते हैं, ताकि ना तो उसमें रसद आ सके, ना ही वहां से कोई रसद किसी और दूसरे इलाके में जाकर के उसकी बैटल को इन्फ्लुएंस कर सके। तो आइसोलेशन होता है। तो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे कि जो रूस की सेनाएं कर रही थी कि यहां नॉर्थ ईस्ट में आ गई, ईस्ट में आ गई, नॉर्थ में आ गई, कीव के, तो वो आइसोलेशन का प्रोसेस था। उसके बाद एक प्रोसेस और होता है कि वो और अंदर उसको दबाव डालते हैं, मिलिट्री लैंग्वेज में इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो और दबाव डालते हैं आप, और छोटे मोटे जो बाहर वाले जो उनके छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हैं उनको कैप्चर करते हैं और प्रेशर डालते हैं। और उस समय बहुत जबरदस्त फायर पार का उसमें प्रयोग किया जाता है, मिसाइल भी लगा था, हर किस्म की आर्टिलरी, एयर, सब कुछ लगा है, वो आपने देखा। अब जो तीसरा फेज है वो सबसे खतरनाक फेज होता है, और वो खतरनाक फेज ये होता है कि आप घुस गए हैं और अब कीव शहर में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क पर लड़ाई होगी। और ये लड़ाई के होते समय आपको किसी को ये नहीं मालूम फायर कर रहा है, कहां दुश्मन है, कहां यूक्रेन है, कहां रूस है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। ये परिस्थिति अब आ गई है। और ये क्या होगा कि अब जहां जो लोग सेफ्टी से हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग जरा भी एक्सपोज होंगे वो आप देखिएगा उनको नुकसान। मेरी वेदना के परिवार के साथ, ईश्वर उस आत्मा को चरणों में जगह दे। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि हमें अब प्रयास अंतरराष्ट्रीय समुदाय को करना होगा कि किस प्रकार से इस युद्ध को रोका जा सके। बिल्कुल, युद्ध को हर कोई यही चाह रहा है कि युद्ध रुके, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से इस युद्ध को देख रहे हैं, बीते कल जो बड़ी उम्मीदें थी कि बातचीत से कुछ हल निकलेगा, बेनतीजा रही है बातचीत, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से इतनी बड़ी शर्तें भी रख गई कि हमारे कीव पर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो कब्जा किया गया वो छोड़ा जाए, जितनी भी जगहों पर कब्जाया गया है वो सब पीछे कदम हटा ली जाए। अब वैक्यूम बम के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से कई सारे हमले किए जा रहे हैं और बड़ी तैयारी भी है। और ऐसे में अगर हम वैक्यूम बम के बारे में, क्लस्टर बम के बारे में बात कर लें, क्योंकि रशिया तो हर अपनी कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से यूक्रेन को हराए, यूक्रेन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर रहा है, लेकिन नुकसान जो देखा जा रहा है, ज्यादा नुकसान यूक्रेन, और यूक्रेन में कई हजार भारतीय फंसे हुए हैं। किस तरह से देख सकते हैं? देखो कोमल, में दो तीन आपके सवाल हैं, इसमें मैं दोनों तीनों को एक एक करके बताने की जी बिल्कुल। पहली बात तो हम ये कह रहे थे कि क्या होगा। अब आप ये देखें कि जो रूस ने जिस उद्देश्य से इस हमले को किया था, इतना नजदीक आने के बाद यदि मैं और आप ये सोचते हैं कि अब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन कहेंगे कि चलो यार थैंक यू वेरी मच, बहुत लोग मर रहे हैं इसलिए मैं छोड़ के चला जाता हूं, असंभव। हाँ। तो ये तो आप मान लें कि रूस जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ये मैंने 3-4 बार और कहा है आपके चैनल से, कई जगह और बोला है मैंने, कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं, फुल स्टॉप। पहली बात। दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी कि वो ये जो बॉम्ब है आपका, जिसको कि आप वैक्यूम बॉम्ब कह रहे हैं, एक तो मैं ये क्या मानना चाहता हूं कि बहुत सारी खबरें जो आ रही हैं वो एक तरफा है मेरे ख्याल से, और दूसरी तरफ का वर्जन हमें शायद उतनी आसानी से मिल नहीं पा रहा है, तो वो है। लेकिन यदि वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है तो ये बहुत गलत बात है, ये प्रोफेशनल आर्मी कर नहीं सकती, और अगर ये किया है तो ये मान लें कि आप पुतिन का मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। अनुज, ऐसा माना जा सकता है कि एक तरफ से तो बैन लगा हुआ है, जंग लड़ी है। जी हाँ, जब आप पूरा करिए फिर मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछती हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो वैक्यूम बॉम्ब जो है उसको बैन किया हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक किस्म का बॉम्ब है जो ब्लास्ट होने के बाद जो उसके बिल्कुल साधारण भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो अड़ोस पड़ोस की जो ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल करके एक ब्लास्ट इफेक्ट निकालता है। ये बहुत साधारण भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, टेक्निकलिटीज में जाऊंगा नहीं। तो उससे क्या होता है कि एक तो जो ब्लास्ट होता है उससे, ब्लास्ट वेव से उससे जो नुकसान होता है, और उसके अलावा ये जो ऑक्सीजन में जो रेरिफाइड हो जाता है उससे बहुत बेरहम मृत्युएं होती हैं लोगों की। तो इस वजह से इस बॉम्ब के ऊपर पूरा बैन लगाया हुआ है, और यदि रूस ने यह बॉम्ब इस्तेमाल किया है तो मैं ये मानता हूं कि यह किसी भी तरीके से
प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये किसी भी तरीके से कोई मानवीय तरीका नहीं है, और ये लड़ाई लड़ने का कोई तरीका नहीं है। कोई प्रोफेशनल आर्मी इस प्रकार की हरकत नहीं करेगी। क्यों? खास करके रूस, क्योंकि रूस के पास वैसे ही कन्वेंशनल पावर इतनी ज्यादा है कि यूक्रेन जैसे देश को तो वो वैसे ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं, अपनी इतनी ताकत है उसके पास, 100 गुना ज्यादा पावर है उसके पास। बावजूद उसके अगर वो इस हरकत पे उतर आया है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत 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 गलत बात है, और बहुत सीरियस संज्ञान लेना चाहिए इसका। और किस बहुत ऊपर लेवल पे, चाहे वो बाइडेन करें या यूके करें या मैक्रों करें या जो भी हो, बात करने की आवश्यकता है लगातार पुतिन के साथ, क्योंकि उनका संतुलन मेरे हिसाब से थोड़ा बिगड़ गया है। दूसरा ये है कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हो रहा है, उसके बारे में भी हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप लगातार गलत खबरें फीड करते रहेंगे, आप कहते रहेंगे हमने इतने विमान गिरा दिए, आपने कैसे गिरा दिए? आपके पास एडी तो है नहीं, आपके खुद का एयरफोर्स है नहीं, दुश्मन के पास पूरी एयर सुपेरियरिटी, तो ऐसे आप कह करके अपने खुद के लोगों को इसमें जरूरी है उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी परिणाम आप देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो लोगों को ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए। वहां यूक्रेन के जो शासक हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब तक, अब क्या है कि चाहे रूस का नुकसान हो रहा है, चाहे यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, उसका असर सिर्फ यूक्रेन पे पड़ रहा है। आप कहिए मैंने 50 रूस के जहाज उड़ा दिए, गिरा दिए, खत्म। लेकिन कहां गिराए? आपने अपने खुद के देश में। नुकसान कहां हो रहा है? आपका हो रहा है। बिल्कुल। रूस पे तो असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि उसके खुद के इलाके में कुछ ना होना शुरू करे, और वो आप करके देखें, फिर वो रूस को आपको बताएगा अंग्रेजी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस समय आवश्यकता है सही एडवाइस, यूक्रेन के शासकों को सही एडवाइस देने की, कि भाई आप इसको देखें कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। आपकी मदद सब की जा रही है, लेकिन अब इस समय बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है कि बातचीत के कुछ दौर और होंगे, जैसे हमारे और बातचीत तो की जा रही है, लेकिन वही है कि यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं। चलिए आप बनी रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। वही मैं बता रहा हूं, यूक्रेन में क्लस्टर और वैक्यूम बम के साथ पुतिन की सेना लड़ रही है। देखते हैं कि कितने खतरनाक है ये विनाशकारी हथियार ग्राफिक्स के जरिए। वैक्यूम बमों को थर्मोबैरिक हथियारों के रूप में जाना जाता है। इनके विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा और ताप निकलता है कि शरीर भाप बन जाता है। ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए करते हैं। वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इसी तरह क्लस्टर बमों को भी सबसे विनाशकारी हथियारों में गिना जाता है। क्लस्टर बम दरअसल कई बमों का एक गुच्छा होता है। इन बमों को फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। एक ही क्लस्टर बम में कई बम गुच्छे के रूप में होते हैं। क्लस्टर बम अपने भीतर के बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जगह पर गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही मचा सकते हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू का सदस्य बनने की एप्लीकेशन पर साइन कर दिया है। उन्होंने ईयू से कहा है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन को अपने सदस्य के तौर पर स्वीकार करें। लेकिन ईयू का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है और इसके क्या फायदे हैं, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अगर किसी देश को ईयू का सदस्य बनना है तो उसे कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाना, ईयू के कानून और यूरो करेंसी को अपनाना। इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चलती है। क्रोएशिया जो ईयू का सबसे नया सदस्य है, उसे ज्वाइन करने में 10 साल लग गए थे। सभी देशों को यूक्रेन की ज्वाइनिंग को मंजूरी देनी होगी, जो शायद जल्द होना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल ने कहा था
यूक्रेन की सदस्यता को लेकर ईयू के भीतर विभिन्न राय और संवेदनशीलता है। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और चेक रिपब्लिक के नेताओं ने ईयू से कहा वो एक नया रास्ता तैयार करें ताकि यूक्रेन को जल्द ईयू का सदस्य बनाया जा सके। लेकिन ईयू के नेता अब तक इस पर एक साथ नहीं आ सके हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा हम यूक्रेन को ईयू में चाहते हैं लेकिन सदस्यता की प्रक्रिया में वक्त लगेगा। ईयू ज्वाइन करने से तुरंत यूक्रेन की सेना को मदद मिलेगी क्योंकि ईयू के सदस्य देश एक रक्षा नियम से बंधे हुए हैं जिसमें अगर कोई देश किसी ईयू सदस्य देश पर हमला करता है तो बाकियों को उसकी मदद करनी होगी। ईयू में आने से यूक्रेन को आर्थिक तौर पर भी फायदा होगा क्योंकि इससे उसे अतिरिक्त फायदे मिलेंगे जैसे यूक्रेन के नागरिक पूरे ईयू में कहीं भी आ जा सकते हैं और उन्हें वो सभी अधिकार मिलेंगे जो ईयू के सदस्यों को मिलते हैं। अगर ईयू यूक्रेन के आवेदन पर आगे भी बढ़ता है तब भी फायदा होगा। यूरोपियन काउंसिल 10 और 11 मार्च को एक समिट आयोजित करेगा जिसमें यूक्रेन की सदस्यता भी चर्चित होगी। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अनुज जी, अब ईयू के सदस्य बनने के लिए सर्टिफिकेट जो चाहिए उसकी उम्मीद की जा रही है, साइन भी कर दिया है यूक्रेन की तरफ से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी यही बता रहा था कि यूक्रेन को ईयू की सदस्यता मिलनी चाहिए, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इस एप्लीकेशन को इनिशिएट करने का जो टाइमिंग ज़ेलेंस्की साहब ने चुना है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी माहौल बन रहा था बातचीत का, जिन शर्तों पे रूस बातचीत करने के लिए आगे आ रहा है उन शर्तों के बातचीत में थोड़ी परेशानी हो, तो उन्हीं शर्तों का जो सबसे बड़ा उसका मुद्दा है रूस का, उसको आपने दरकिनार करके और उसके बरखिलाफ एक बहुत जबरदस्त एक्शन ले लिया। एक्शन आप लें, ईयू का मेंबर बने, मैं चाहता हूं मेरा यूक्रेन, लेकिन ये टाइमिंग उसका ईयू की मेंबरशिप को अप्लाई करने के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में देश उनका बहुत भयंकर विभीषिका से जूझ रहा है। उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनकी सेनाएं समाप्त हो रही हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि इतनी जबरदस्त डिफरेंस है दोनों देशों की माइट में कि उनके पास कोई मौका नहीं है तब तक कि कोई बाहरी पावर आके उनको मदद ना करे किसी प्रकार से रूस के खिलाफ खड़े होने की। ये आपको मैं ये बता रहा हूं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अब रूस चाहता क्या है, रूस की डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है। क्या रूस कब्जा करना चाहता है यूक्रेन पे? कब्जा वो कर पाएगा या यूक्रेन भी अफगानिस्तान की राह चला जाएगा? अफगानिस्तान में रूस 1979 में घुसा और 89 तक वहां रहा 10 साल में और कुछ नहीं कर पाया। 10 साल के बाद उसको वहां से मुंह की खा करके शर्म निकलना। अब भी वो देखिएगा खार्किव पे और पूरे उसके बाद भी तो एक बहुत लंबी चलने वाली इंसर्जेंसी की लड़ाई चालू, लगातार वो लड़ाई चलती रहेगी जैसे अफगानिस्तान में 30 साल पहले। और फिर इवेंचुअली मेरे को लगता है कि जैसे जैसे अफगानिस्तान से ये लोग मुंह छुपा के भागे थे, इनको यहां से भी निकलना पड़ेगा। ये एंड स्टेट जो डिजायर्ड है रूस की। जी, अब क्या इस लड़ाई को ईगो और जिद की लड़ाई कहा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को ना देखते हुए, कितने सारे लोग मारे जा रहे हैं, उसको ना देखते हुए लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या इसे ईगो और जिद की लड़ाई कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। मैं यूं बोल रहा हूं कि इस लड़ाई को ये जो दो पार्टीज हैं लड़ाई लड़ रही हैं, इन दो पार्टीज को ये रियलाइज करना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं।
ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं, देश के कितने नागरिकों को मरवाना चाहते हैं, कितने शहरों को तबाह करवाना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी तक तो वो मिलिट्री टारगेट्स पे हमला कर रहे थे, अब मॉलों पे हमला हो रहा है, स्कूलों पे हमला हो रहा है। तो आप कहां बचाएंगे, कहां छुपाएंगे लोगों को, ना इनोसेंट लोगों को। तो अभी एक परिस्थिति ऐसी आ गई है जो मैंने आपको शुरू में कहा था, अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि वो बजाय इसके कि हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, पैसा दे देंगे, वो दे देंगे, वो भी दीजिए, वो भी जरूरी है, लेकिन अब आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी। तमाम लोगों को जो उससे बात कर सकते हैं उस पे डालना पड़ेगा कि भाई तुम चाहते क्या हो, अल्टीमेटली व्हाट इज योर एम, और फिर बाद में उसको इस लड़ाई को खत्म करवाने के प्रयास करने पड़ेंगे। बाकी चीजें नेगोशिएशंस के ऊपर होती रहती हैं। मैंने एक आध प्रश्न मेरे से पूछा गया था कहीं कि भाई आप बताएं कि अगर बांग्लादेश में चाइना आकर के बैठ जाएगा या चीन और पाकिस्तान आपस में मिलकर के वो करेंगे, वो दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं, वो मिलकर कर रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसका तरीका हमला नहीं है, उसका तरीका लड़ाई नहीं है, उसका तरीका नेगोशिएशन है, उसका तरीका डिप्लोमेसी है। तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है। अभी मेरा यह मानना है कि हर समझदार बैलेंस्ड आदमी को श्रीमान पुतिन जी से को कहना चाहिए कि भाई टेल अस व्हाट इज योर एम, एंड उसको समझाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इस युद्ध को रोकें और फिर बातचीत करें और फिर डिसाइड करें कि हम चाहते क्या हैं। तो ये मेरा मानना है। और अब जिस परिस्थिति आ गई है ये बहुत मुश्किल है, ये लड़ाई जो है वो काफी आउट ऑफ कंट्रोल है। और अब ये मिलिट्री लीडर्स जो ऑन ग्राउंड हैं वो जिस प्रकार से लड़ना चाहते हैं, उनको जो एम दे दिया गया है वो है। लेकिन इतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर मैं एक मिलिट्री कमांडर हूं और मेरे को अगर कोई ये इस प्रकार का मानवता के खिलाफ करने का, मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी निसहाय और निशस्त्र सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं करती है, उनको नहीं मारती है। और यदि ये रशिया वाले ये कर रहे हैं तो ये अनप्रोफेशनल है और ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये दिमाग खराब वाली मेरा मानना है कि ये अगर ये हो रहा है तो ये पुतिन साहब का मानसिक संतुलन मेरे को लगता नहीं कि ठीक रह गया है। अभी हमें चाहे वो वहां की जनता, क्योंकि वहां भी लोगों को पता है कि इकोनॉमिक सैंक्शन से भी नुकसान हो रहा है, अल्टीमेटली रूस को भी बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। रूस की इकोनॉमी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि वो अमेरिकन इकोनॉमी या ईयू की इकोनॉमी या नाटो की इकोनॉमी के सामने कहीं रुक सकें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अन्य देश में प्रतिबंध लगा रहे हैं जिसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो अब ये वहां के लोगों को, वहां कोमल वहां के लोगों को समझने की आवश्यकता है। वहां के लोगों को पुतिन साहब को बताने की आवश्यकता है कि भाई साहब डोंट डू दिस, कम टू योर सेंसेस। तो अभी तो किस प्रकार से इस युद्ध को, क्योंकि ये बात ज़ेलेंस्की साहब को जब समझ में आ जाएगी कि युद्ध एज लॉन्ग एज लड़ाई उनकी टेरिटरी में हो रही है, चाहे कोई भी मरे, नुकसान होने का है। चलिए अनुज जी बहुत शुक्रिया, देखें कि कारगिल में बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तबाही का मंजर है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 6वां दिन है जब यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध चल रहा है और भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कई लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये जिद की लड़ाई, ये ईगो की लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। बीते कल जो बातचीत हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आगे कैसे ये युद्ध शांत होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।